नमस्कार, ग्रैंड ईस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर रोपे गए पौधे निजी भूस्वामी द्वारा दिए गए उखाड़, निगम प्रशासन की घोर लापरवाही। भिलाई जिला भाजपा द्वारा भिलाई निगम परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन, नगर प्रशासन पर लगाया आरोप ठेकेदारों से कमीशनखोरी का। साथ ही निगम क्षेत्र की दुर्दशा पर जताया आक्रोश और पानी की समस्या पर फोड़ा सूखा मटका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा, दी 213 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव ऐप खेल की कराए सीबीआई जांच, कहा भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा पहुंचे, जहां उन्होंने 213 करोड़ रुपए से अधिक के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी, जिसमें 61 करोड़ 83 लाख रुपए लागत के 445 विकास कार्यों का लोकार्पण और 151 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के 82 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर जिला प्रशासन की नवीन पहल डॉक्टर तुमचो दुमार का शुभारंभ किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में करीब 97 घोषणाएं मैंने की थी, उसमें 17 कार्य पूरा हो चुका, बचा शेष कार्य अभी तेजी से कार्य हो रहे हैं। और उसके साथ साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मांग बैंक की थी, एटीएम की थी। तो दही कुंगा में, धनोरा में, छोटे राजपुर में सहकारी बैंक की शाखा खोली जा रही है तथा मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर में सहकारी बैंक के एटीएम की स्थापना कर उसे प्रारंभ किया जा चुका है। जिला मुख्यालय में आदिवासियों की विश्राम गृह के निर्माण प्रगति पर है। साथ ही बहुत सारे निर्माण कार्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं माकड़ी और विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय शुरू हो चुका है तथा धनोरा में कॉलेज में आईटीआई आगामी शिक्षा सत्र 2023-24 में उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से कोकड़ी में 140 करोड़ के एथेनॉल प्लांट का काम तेजी से चल रहा है और उसके साथ साथ करीब से 40,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सीएम भूपेश बघेल व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले भिलाई 3 में ओम प्रकाश साहू के निर्मम हत्या कर शव को तार से बांधकर तालाब में डुबा दिया जाता है। यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। इस पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है? यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर मौन क्यों है। नरेश गुप्ता ने आगे कहा कि महादेव ऐप का खेल प्रदेश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से हत्याएं हो रही है और लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसकी सीबीआई जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भूपेश बघेल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले पर भिलाई में एक ओम प्रकाश साहू की हत्या, निर्मम हत्या की जाती है। हत्या कर उसकी शरीर को जीआई तार से बांधकर डुबा दिया जाता है स्कूटी के साथ। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक घटना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर मौन है। यह एक और बड़ा एक रहस्य है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर मौन क्यों है। यह महादेव ऐप का खेल है जो प्रदेश की जनता को, युवाओं को बर्बाद कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुरोध है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। यदि आप दूध का दूध करना चाहते हैं, सारी चीजें को साफ लाना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, सारी चीजें जनता को पता चल जाए महादेव ऐप में किस प्रकार लोगों की निर्मम हत्या कर रही है और लोगों को कैसा बर्बाद कर रही है, तो इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपसे अनुरोध है कि इस पे सीबीआई जांच का आदेश दें।
साथ ही साथ मैं ईडी के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, जो ईसीआर हुई है उस पर भी इसको कवर करते हुए महादेव ऐप के तहत इसकी जांच कर सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कितने से बड़े रसूखदार क्यों ना जुड़े हों, लेकिन ये प्रदेश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। इस पर शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का मौन यह दर्शाता है कि वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निगम द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक, महापौर, सभापति द्वारा रोपे गए पौधों को कुछ ही देर बाद उखाड़ फेंक दिया गया, जहां अब सिर्फ पौधे के बजाय टायर के निशान नजर आ रहे हैं। दुर्ग नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिवनाथ नदी मुक्तिधाम मार्ग पर वृहद पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 150 पौधे यहां पर लगाए गए थे, जिसमें मुक्तिधाम जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर पौधारोपण किया गया था। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा सहित अन्य ने अपने नाम का एक पौधा रोप दिया था। इसके साथ ही निगम के ऑफिसर्स, कर्मचारी व अन्य समाज सेवियों ने अपनी उपस्थिति देकर पौधे लगाए थे। पर वहीं कुछ ही देर बाद निजी भूमि स्वामी द्वारा आवागमन बाधित होने का हवाला देते हुए इनमें से 20 पेड़ को उखाड़ दिया गया और जेसीबी की मदद से जमीन को समतल भी कर दिया गया, जिसका मौके पर मौजूद टायर के निशान भी नजर आ रहे हैं। इस मामले में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इन 4 वर्षों में दुर्ग शहर के नागरिकों ने लगातार पढ़ा है। इस साल 1.5 लाख पौधे, इस साल 1 लाख पौधे, इस साल 50,000 का रिकॉर्ड। मैं जानना चाहता हूं दुर्ग शहर में वो पौधे पेड़ बन के कहाँ हैं। दुर्ग में आप जेल तिराहा से लेकर के पुलगांव तक की सड़क को ले लीजिए, आप पोटिया से बोरसी मार्ग ले लीजिए, आप माननीय गृह मंत्री जी के आवास के एरिया को ले लीजिए, आप ग्रीन चौक से लेकर धमधा नाका तक ले लीजिए, कातुल बोट के क्षेत्र को ले लीजिए और गंजपारा चौक से लेकर शिवनाथ नदी तक। ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो पेड़ हैं वो सब 15 से 20 वर्ष के उम्र के क्यों हैं। हमारी नीयत में खोट नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने पेड़ बड़ा करके दिखाया है। अगर 4 वर्षों में लाखों पेड़ लगे तो दुर्ग शहर की नागरिक माननीय अरुण वोरा जी से पूछ रही है कि आखिरकार वो पेड़ गए कहाँ। ये केवल अखबारों में अखबारों में आंकड़ों के लिए पेड़ पालते हैं। ये पेड़ नहीं लगाए, अपितु गौरव पथ सहित अनेकों जगह के पेड़ काटे गए। इन्होंने एक भी पेड़ नहीं लगाया और जो पेड़ लगाया वो ज्यों का त्यों चला गया। ये दुर्ग शहर का दुर्भाग्य है कि हरियाली के नाम पर हम आज भी तरस रहे हैं। कल की बात है, कल पर्यावरण दिवस था और नगर निगम की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आहूत किया गया था। विधायक महोदय, महापौर जी सब लोग वहाँ पर वृक्षारोपण किया और दुर्भाग्य देखिए कि उसके कुछ घंटे बाद वहाँ पर पेड़ उखाड़ लिया जाता है। वहाँ पर जितने संख्या में पेड़ लगाया जाना था, और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि विधायक और महापौर जी ने जो पेड़ लगाए थे वो पेड़ सारे उखाड़ लिए गए। और क्यों उखाड़े गए इसके कारण को कोई बता नहीं पा रहा है। पूरे शहर की बात करें, इस भीषण गर्मी में लोग छाँव के लिए तरस रहे। हम गौरव पथ की बात करें तो गौरव पथ में जो पेड़ लगाए गए थे वो पेड़ भी उखाड़ दिए इन लोगों ने। हम अगर पूरे 20 साल में बात करें, तत्कालीन महापौर आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल से लेकर के डॉक्टर शिव कुमार तमेर और चंद्रिका चंद्राकर जी के भाजपा शासन के कार्यकाल में जितने पेड़ लगाए गए थे, अगर उसकी तुलना भी हम करें तो 10% पेड़ भी इन लोगों ने नहीं लगा पाए। और पूरे अभी 4 साल के इनके कार्यकाल में केवल खाना पूर्ति हुई। कल शिवनाथ नदी में, वहाँ पूर्व में भी आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में वृहद पैमाने पर पेड़ लगाए गए थे, वो पेड़ भी इन लोगों ने रख रखाव नहीं कर पाया। और कल जिस प्रकार से वृक्षारोपण करके जो पेड़ उखाड़े हैं उसके बाद ये हास्यास्पद है। ये इससे साबित होता है कि दुर्ग शहर के विधायक और महापौर दुर्ग शहर में हरियाली के मामले में कितने गंभीर हैं। ये पूरे शहर देख रहे हैं, लोग छाँव के लिए तरस रहे हैं और ये अपने सत्ता में मस्त हैं। आने वाले समय में दुर्ग शहर की जनता इसकी जवाब देगी। जिस तरह से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाता है, इसमें फलदार छायादार वृक्षों को पर्यावरण संरक्षित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इस मामले में निगम के जिम्मेदार अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा रोपे गए पौधों को नई जगह देंगे, ये तो सोचने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं।
खुशखबरी, उदय कॉलेज ले आया है समर कैंप 2023। शुरू होने जा रहा है 5 जून से 14 जून तक। जी हाँ, 3 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें निम्न गतिविधियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कराटे और लाठी स्पोर्ट्स एवं क्रिकेट, जिसमें कराटे और लाठी स्पोर्ट्स के लिए क्रिएटिव कराटे एकेडमी से ब्लैक बेल्ट अंजना राजवीर सिंह द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका समय है सुबह 7:30 से 8:30। क्रिकेट की ट्रेनिंग हमारे भारत के जाने माने क्रिकेटर श्री राजेश चौहान जी द्वारा दी जाएगी। समय है सुबह 6 से 7:30 तक। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये एक गेम के लिए और 300 रुपये दोनों गेम्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई। मोबाइल नंबर 9340604227 और 8349381497। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया के नेतृत्व में निगम भिलाई के मुख्य द्वार पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया, जिसमें ठेकेदारों से 18% कमीशन खाने एवं निगम भिलाई क्षेत्र की दुर्दशा करने का आरोप नगर प्रशासन पर लगाया गया एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से निगम प्रशासन की पोल खोलने का प्रयास किया गया। निगम भिलाई के वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर भाजपाई पार्षदों ने जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। निगम के सामने नेशनल हाईवे रोड पर फ्लाईओवर के ठीक नीचे मंच पर भाजपा के सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए सैकड़ों की संख्या में विभिन्न वार्डों से आई जनता को संबोधित किया। शहर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए। नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करने के बाद बड़ी संख्या में मटके भी फोड़े गए। प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा निगम के सामने लगे हुए पुलिस के बैरिकेड को ध्वस्त कर दिया गया और पदाधिकारी निगम के मुख्य द्वार को जोर जोर से हिलाकर तोड़ने का प्रयास करने लगे। इस बीच कई बार पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी भी देखी गई। इस दौरान माहौल को थोड़ा शांत करते हुए पुलिस प्रशासन ने कुछ पदाधिकारियों को निगम में प्रवेश करने की इजाजत दे दी और उसके बाद प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने 18 बिंदुओं का शिकायती ज्ञापन प्रभारी आयुक्त लक्ष्मण तिवारी को सौंपा। भाजपा नेताओं ने निगम भिलाई की शहर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। प्रभारी आयुक्त ने पानी की समस्या को नकारते हुए अन्य सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बातें कही हैं। यह नगर निगम ने मजबूर किया था, इसलिए आए थे। नगर निगम लगातार हमको मजबूर कर रही है, न पानी की व्यवस्था हो रही है, नाली की व्यवस्था हो रही है, रोड में कचरा भरा हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं, सारी समस्याओं को लेकर के आए हैं। आज पानी की इतनी किल्लत है। अब कैंप में आप रहने वाले हो, आप लोग कैंप कुर्सी पार सब जगह पर 2-2 फुट का गड्ढा है, तो खोद करके पानी निकाल रही है। और इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, इतने पैसे मतलब लगने के बाद ये योजना लगा, इतना पैसा लगा है, लेकिन उसके बावजूद टैंकर सप्लाई करने की बात आ रही है। आज जबकि जितना पैसा खर्च हुआ है नगर निगम भिलाई में, उसके बाद तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज टैंकर से सप्लाई करने की बात आ रही है। और जो गंदा पानी लोगों को मिल रहा है, साफ पानी आज भी नहीं मिल रहा है। आप सबको मालूम है, शंखनाद यात्रा मैंने की थी, उस समय करीब 200 किलोमीटर की यात्रा की थी और एक वार्ड में घूमा था। जो समस्याएं उस समय थी, अब वो समस्याएं और बेकार हो गई। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए नगर निगम प्रशासन तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज 18% कमीशन लिया जा रहा है। हर पार्षद परेशान है। जो पार्षद अपने अपने वार्ड में काम कराना चाहिए, वो काम हो रहे हैं फिक्स ठेकेदारों के द्वारा। फार्म बांटे जा रहे हैं फिक्स ठेकेदारों को। वहाँ महापौर से, आपके विधायक से और बाकी जो कांग्रेस के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से चिट्ठी आती है कि इन्हीं लोगों को टेंडर फॉर्म देना है, बाकी को टेंडर फॉर्म देना नहीं, और उन्हीं के माध्यम से टेंडर लोगों को मिलते हैं और वो 18% 20% कमीशन में काम करते हैं। जो ठेकेदार लंबे समय से बेचारे काम कर रहे थे और ईमानदारी से काम कर रहे थे, उससे भी रोजी चला रहे थे, वो सारे ठेकेदार नगर निगम से बाहर हो गए। बात की है 18 सूत्री जो दिया था इनने, इसके पहले जो अपन संगना जाता है, पहले अपन ने दिया था, तो सारे मुद्दों पर बात हुई है। कमिश्नर साहब एक तो 15 दिन के लिए आए हैं वो, तो उन्होंने बोला कि मैं जितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ आपके दोनों ज्ञापनों को देख करके उसमें समस्याओं का समाधान करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा अधिकारी आपसे मिलेगा और आपको बताएगा क्या क्या काम हुआ। हमारा खुला आरोप है और हमने 15 साल में सब चीज़ें दी हैं। सड़क भी दी है, नाली भी दी है, पुल भी दी है, पुलिया भी दिए हैं और हमारे काम आपको सामने दिख रहे हैं जी रोड पर। ये हमारे भाजपा शासन के कार्य है। आज जितने अंडरब्रिज बने हैं, सबका जो एस्टीमेट और काम चालू होने वाला मामला है, वो सारा बीजेपी जमाने में हुआ है। रोडें नाली जितनी बन रही है, सब भाजपा जमाने में बन रही है। ये तो केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं और नया काम इन्होंने कोई किया नहीं है। और आज केवल शराब घोटाले और खुले घोटाले के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे इन्वॉल्व, किस किस का नाम बताऊंगा मैं। और ठेकेदार जो भुक्तभोगी हैं वो आपको बताएंगे, मिलो उनसे, आप बताएंगे कहाँ कहाँ किस किस तरह से उनको काम नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। पीयूष मिश्रा क्या कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है जिसको लेकर कर रहे हैं और अभी वो आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी मैं जाऊँगा, मैं उन लोगों से चर्चा करूँगा। मेरी बात हुई उन लोगों से, समझे ना, और मेरी बात होने के बाद ही यहाँ तो वो उसमें बैठे थे आंदोलन में ना। अरे भाई तो खत्म अभी हुआ ना, कितने बजे खत्म हुआ है? 12 बजे खत्म नहीं हुआ भैया, मैं तो वहीं से 12:30-1 बजे क्या कार्यक्रम इसके पहले मैंने ही किया था, आज 30 साल पहले, और वो आज हुआ है। इसके साथ एक नुक्कड़ नाटक हुआ है। उस नुक्कड़ नाटक में श्वेता यादव करके लड़की है, डायरेक्टर है उस नाटक की, उसने नगर निगम के भ्रष्टाचार को नाटक के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम। नेतृत्व पे नगर निगम का घेराव था, 500 मटके फोड़े गए हैं और पानी की किल्लत तो ही है। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ जो शंखनाद यात्रा की थी, अध्यक्ष जी ने उन विषय को और 18 बिंदु जो 18% कमीशन पे 18 माह के, उन लोगों को हमने अपनी बात रखी
और रखने के बाद चर्चा हुई है और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम निराकरण करेंगे और अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी देंगे। पानी का काम हो चुका है, लगता है आप गए नहीं है शहरों में, अभी वार्डों में जाके आप देखे नहीं है। हमारी सतत प्रयास रहती है और पानी की जो समस्या है वो एक सतत समस्या है। ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं लगता कि एक मशीन लगा दिया और सबको पानी रोकते हैं, मशीनरी है खराब होती है हम रिपेयर करते हैं, तो ऐसा ही काम चलता है। जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पे हम टैंकर भिजवा रहे हैं और जहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है वहाँ पे हम लोग अलग अलग उस पर अलग अलग सर्वे टाइम में पानी भेज रहे हैं। पूरी कोशिश है कि गर्मी के दिन में एक भी आदमी बिना पानी मतलब ना रहे और उसको लगातार पानी। उनके विभिन्न डिमांड्स थे, जैसे ये 18 पॉइंट थे, उसके अलावा भी कई सारे उनके डिमांड्स थे। उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक अपने डिमांड्स को रखा और मैंने सुना और उसमें भी जो लोकहित में जो काम है उस काम को हम लोग जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मानता नहीं हूँ, मैंने बोला टिप्पणी नहीं दूंगा, आपकी पर्सपेक्टिव है। आप कल बोल देंगे कि ये फेल है वो फेल है, तो फेल थोड़ी, आपके कहने से कुछ थोड़ी साबित हो जाता है। पानी वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पे कोई इशू आ जाता है, पाइप टूट गया है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो सुबह में हम लोग टैंकर से वहाँ पानी पहुँचाते हैं। कोई कुछ फेलियर नहीं है, सब चीज़ें अच्छी से चल रही है और ऐसे ही चलती है। गौरतलब है कि चुनाव नज़दीक है और भाजपा अपनी पूरी ताकत पहले से ही झोंक देना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी अपने बचाव में काफ़ी कुछ कर रही है। देखना लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कारनामे उन्हें जीत दिला पाते हैं या फिर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा इन 5 वर्षों में किए गए कार्यों की तूती बोलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में इन दिनों स्टेट पोल में होर्डिंग्स बोर्ड का नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं 2 किलोमीटर के दायरे में 20 यूनिपोल और होर्डिंग्स को लगाने की अनुमति दी गई है। नेहरू नगर चौक से मिनी माता चौक तक जीई मार्ग को करीब 8 किलोमीटर तक चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 68 करोड़ 16 लाख की मंजूरी भी दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर 2020 में इस काम के लिए भूमि पूजन भी किया था। फिलहाल सड़क के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण पर तो है। सड़क के दोनों किनारों का चौड़ीकरण कर नए सिरे से डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। इस डिवाइडर पर मालवीय नगर से गंजपारा चौक तक करीब 2 किलोमीटर में 20 भारी भरकम यूनिपोल में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी गई है। वहीं ठेका कंपनी द्वारा प्रत्येक यूनिपोल में दोनों ओर से दिखाई देने वाले भारी भरकम होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम की आमदनी का जरिया बनने वाला ये बोर्ड अब सिर्फ जनप्रतिनिधियों के प्रचार प्रसार के लिए ही उपयोगी सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि शहर में तने और अत्यधिक संख्या में लगे होर्डिंग बोर्ड से लगातार व्यवस्थाओं पर विपरीत असर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार लोगों की सहूलियत के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर जीई रोड का चौड़ीकरण कर दुर्घटनाओं और जान माल की क्षति रोकने प्रयास तो कर रही है, तो वहीं इसके ठीक विपरीत अभी जीई रोड का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और नगर निगम ने मार्ग के बीच डिवाइडरों में यूनिपोल के सहारे भारी भरकम और खतरनाक होर्डिंग्स लगवाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 2 किलोमीटर में 20 यूनिपोल में होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दे दी गई है। इनमें से दर्जन भर से ज्यादा होर्डिंग्स अभी से तन कर तैयार खड़े हैं। सर होल्डिंग का शहर हो गया है। दुर्ग के विधायक अरुण मोरा जी और यहाँ के महापौर केवल अपने प्रचार के लिए जगह जगह बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा दिए हैं और ये बड़ा दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगाने के चक्कर में ऐसा बड़ा बड़ा यूनिपोल टांग दिया है जिसमें कोई संदेशात्मक बातें नहीं है बल्कि उनकी अपनी पब्लिसिटी है। और आए दिन हम देख रहे हैं इसमें केवल कांग्रेसियों का प्रचार प्रसार दिख रहे हैं और इससे दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। कहीं तूफान में होल्डिंग उखड़कर रास्ते में गिर रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कहीं भी बेतरतीब ढंग से सड़क को इतना ख़राब कर दिया है इन लोगों ने कि ऐसा लगता है ये होल्डिंग का शहर है। शहर ना व्यवस्थित है ना कोई इनकी कोई प्लानिंग है, पूरी तरह से होल्डिंग से शहर पटा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पोस्टर दिखता है। लोग बेहद परेशान हैं, ना ट्रैफिक की व्यवस्था है ना यातायात की व्यवस्था है। इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की है। दुर्ग शहर में विधायक अरुण मोरा की पब्लिसिटी के चक्कर में पूरी शहर का सत्यानाश हो गया है। आने वाले समय में दुर्ग शहर की जनता इसका हिसाब लेगी। देखिए, नगर निगम दुर्ग शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की कड़ी में नगर निगम दुर्ग के नगर निगम के कमिश्नर महापौर द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तारतम्य में हमने जी रोड में जितने भी पोल लगे हैं उसमें लॉलीपॉप लगाने का काम किया गया है। पहले आप देखते थे बेतरतीब तरीके से
किसी भी विज्ञापन या बोर्ड है वो कटआउट वगैरह उसमें लगते थे जो बहुत अलग ढंग से और गंदे तरीके से दिखते थे। आज हमने उसको लगा के बहुत उसका स्वरूप पूरा चेंज किया है और शहर एकदम सुंदर दिख रहा है। और इसलिए ही उसको लगाने का मेन उद्देश्य वही है कि शहर हमारा स्वच्छ और सुंदर बना रहे। और अभी जी रोड जैसे डामरीकरण हो रहा है और डिवाइडर में जो आपका पेंटिंग और ये सब हो रहा है, उसके बाद वो जब वहाँ पे एक फिक्स लॉलीपॉप दिख रहा है एडवर्टाइज बोर्ड, तो वो उसको और उसमें चार चांद लग रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दुर्घटना की संभावना तो बन नहीं सकती, क्योंकि पहले भी दो लगते थे जो बेतरतीब तरीके से लगते थे, वो भी तो शहर को गंदा बना रहे थे। आज उसको हमने सही तरीके से बनाया है, तो दुर्घटना का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें। और वो जब से लगा है तब से कोई दुर्घटना हुई भी नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 2296 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICC
ICU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर कई तरह की हलचलें देखी जा रही है। एक तरफ जहां प्रदेश में धर्मांतरण व लव जिहाद जैसे मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने दुर्ग जिले के समाजसेवी KS चौहान ने खास चर्चा की। इस चर्चा के दौरान समाजसेवी KS चौहान ने सभी पहलुओं पर बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए देखते हैं समाजसेवी KS चौहान से हुई खास चर्चा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ की इस खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच KS चौहान जी मौजूद हैं, लेकिन आज वो एक राजनीतिज्ञ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सवालों के जवाब जो सभी के मन में इन दिनों चल रहे हैं और चलते भी रहते हैं, उसको लेकर हमसे वो चर्चा करेंगे और उसके जवाब वो देंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हम अभी सबसे पहला हम सवाल जो लेंगे, जो छत्तीसगढ़ से लेंगे, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और धर्मांतरण के मामले सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं। और ये जो मामले हैं, क्योंकि वो क्षेत्र शायद गरीबी रेखा के उसमें आता है, क्योंकि धार्मिक जो लोग अपना परिवेश बदलते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक मदद के लालच में ही करते हैं। तो ऐसे मामले आगजनी और अन्य कई सारी घटनाओं के कारण बनते हैं। कैसा नज़रिया है आपका उसमें? देखिए शाहीन जी, जो धर्म परिवर्तन का सीधा सीधा संबंध राजनीति से, धर्म परिवर्तन का लेना देना कोई भी धर्म से नहीं है। सिर्फ अपने समर्थन पे वोट लाना और राजनीति अपनी चमकाना, सत्ता में काबिज होना, यही धर्म परिवर्तन का मूल उद्देश्य होता है। इस वजह से ही तरह तरह की सब चीज़ें की जाती हैं। और ये जो धर्म परिवर्तन है, ये धर्म परिवर्तन ऐच्छिक अगर होता है तो अच्छी बात है कि अगर हम किसी धर्म को या किसी कौम को संस्कारों से प्रभावित होकर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये धर्म परिवर्तन जो हो रहा है वो लालच दे के हो रहा है और इसी वजह से भी हो रहा है कि मतलब दबाव भी डाला जा रहा है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर क्रेडिट कार्ड वालों से डाटा लिया जाता है और उनको पैसे भी दिलवाए जाते हैं और उनको डिफ़ाल्टर करवाया जाता है, फिर उनको परेशान किया जाता है। फिर वो लोग जाते हैं धर्म परिवर्तन वाले कि हम आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा चुका देंगे। तो ऐसे दबाव में आके लोग धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उन लोग क्या होता है कि उन लोग बोलते हैं कि जैसे आदिवासी जो भाई बहन हैं हमारे, अनुसूचित जनजाति को जो अनुदान मिलता है, जो रियायतें मिलती हैं, तो वो उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए, धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए आपसी संघर्ष वहाँ पर पैदा हो जाता है। जो आपसी संघर्ष हम लोग बस्तर में देखने को मिल रहा है, वो इसी के कारण है कि जो रियायतें मिल रही हैं, वो रियायतें उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जब वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो आप या इधर रहें या उधर रहें। और दूसरी बात ये है कि धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। जबरिया धर्म परिवर्तन जो है वो बिल्कुल कानूनी अपराध है और उसको नहीं होना चाहिए। आप सीधा कोर्ट में, जैसे कोर्ट मैरिज कराते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड मैरिज कराते हैं, और कोर्ट में अगर रजिस्टर्ड तलाक कराते हैं, तो आप ऐसा सिस्टम ला दीजिए जिससे कि क्या है, जबरिया जो चीज़ें हैं वो रुक जाएंगी। जी, मैं जानना चाहूँगी कि लव जिहाद क्या है और इसे गलत क्यों मानते हैं? लव जिहाद जैसी पाक चीज़ एक्चुअल में नहीं है।
लव भी अपने आप में पाक है और जिहाद भी पाक है। कुरान में, कुरान का अगर आप निचोड़ देखेंगे, आप तो उसी कौम से हैं, लेकिन कुरान का अगर आप निचोड़ देखेंगे तो वो निचोड़ है ईमान। पूरा कुरान और जो पूरा मुस्लिम समुदाय है वो ईमान पे टिका हुआ है। ईमान का मतलब होता है न्याय, न्याय का मतलब होता है सही। तो जिहाद का मतलब, पहले जिहाद अपने को देखना जरूरी है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम जब एग्रेसिव होते हैं तो वो जिहाद है। उसके लिए जब हम अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए जब हम तलवार उठाते हैं तो वो जिहाद है। तो ये, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्रेसिव हो जाओ और अपनी कौम को आप कौम की संख्या बढ़ाएं। इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि न्याय का मतलब होता है सही, और हमें क्या सही है वो करना चाहिए, ना कि हमारी कौम के लिए क्या है वो करना चाहिए। सही को तवज्जो देना चाहिए, कौम को नहीं। और ये कट्टरता जो है वो कौम का तवज्जो देती है, सही को तवज्जो नहीं देती है। इस वजह से, और लव का मतलब होता है कि जब हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। जैसे एक बच्ची है, आप अगर उसको खिलौना ला के देते हैं, जब वो खुश होती है तब आपको खुशी मिलती है, तो दैट इज़ कॉल्ड लव। कि तुमको जो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड लव। तो लव जो है, लव एक बहुत ही पाक चीज है। अगर एक लव भाषा के में इसको ब्लाइंड भी माना जाता है, प्यार अंधा होता है। ना 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 ना, प्यार अंधा तो होता ही नहीं है, और जो प्यार अंधा हो वो प्यार होता ही नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा फर्क है। प्यार विश्वास का नाम है, और अंधविश्वास जो है वो कट्टरता पैदा करता है। वो सही और गलत पैदा नहीं करता। सही और गलत जो है वो उसको देखने की क्षमता उसमें कट्टरता में ख़त्म हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कट्टरतावश सही का समर्थन नहीं करते, कौम का समर्थन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ मुस्लिम समुदाय से मैंने देखा था कि वो ये बोलते हैं कि कुछ लोग अगर मान लीजिए आपराधिक तत्व के लोग हैं तो उसके लिए मुस्लिम कौम को क्यों दोषी माना जाता है। तो एक बात बताइए कि क्या आपने इस चीज़ का विरोध तो किया, लेकिन क्या आपने इस चीज़ का विरोध किया जो आपके कौम के, जो मुस्लिम कौम के जो आपराधिक तत्व के जो लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, क्या उन लोग का विरोध किया आपने? जब आप उनका विरोध करेंगे तब जाके दूसरे लोग भी आपका विरोध कभी नहीं करेंगे। तो हम सही को बोले ना, गलत का विरोध करें, भले वो हमारी कौम में हो, भले वो दूसरी कौम में हो, लेकिन हम कौम को गलत बता देते हैं, कौम को सही बता देते हैं। तो कौम कभी सही और गलत का नहीं होता, सही चीज़ें होती है, सही को हमारे को देखना चाहिए। और हम लव के कारण अगर जिहाद करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम जिहाद के कारण अगर लव करें तो गलत बात है। जो भी घटनाएं होती हैं तो वो जिहाद के कारण लव किया जाता है ना, उसके कारण वो गलत चीज़ हो जाती है। लव के कारण अगर जिहाद किया जाता है तो ऐसी कोई घटनाएं सामने आती ही नहीं है। जैसे इसी तरह की घटना अभी रायगढ़ में पिछले दिनों हुई कि महिला के गर्भपात कराने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, और उसके आखिरी बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको लव जिहाद का नाम दिया गया। और अब जो है क्या इस लव जिहाद जैसे मामले इसमें संभव हैं, और क्या इसमें अपने को पहल करना चाहिए? क्योंकि एक अगर मान लो यहाँ प्यार और उसका वो था, मीनिंग दोनों के प्यार की थी और शादी की थी, और गर्भपात कराने के दौरान अगर मृत्यु हुई है और उसका बयान जो था उसके आधार पर भाजपा द्वारा ऐसा जो पहल करना और इसको लव जिहाद बताना कहाँ तक सही है? देखिए, ये लव के लिए जिहाद नहीं था, ये जिहाद के लिए लव था। अगर वो लव के, मैं आपको पहले ही बताया कि लव में दूसरे की खुशी देखी जाती है, अपने पार्टनर की खुशी देखी जाती है। जिहाद में मतलब आप अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अलग वे में ले गए। और जो जिहाद बोलते हैं उनको भी ये पता नहीं रहता कि एक्चुअल में जिहाद क्या है। तो जिहाद
प्रोटेक्शन के लिए एग्रेसिव होना, प्रोटेक्शन के लिए हम आक्रामक हो जाएं, अपनी रक्षा के लिए हम आक्रामक हो जाएं, दैट इज कॉल्ड जिहाद। लेकिन आप लोग आक्रामक होंगे अपनी कौम को बढ़ाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए, खुद की बातें मनवाने के लिए, तो ये लव कहाँ रहा? अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे को ये मारते हैं या किसी पत्नी को मारते हैं अपने खुद के कारण कि हमारे अंडर में रहे, हमारे मानसिकता के हिसाब से चले, तो ये संभव ही नहीं है। तो मानसिकता का भी बहुत ज़्यादा फर्क है। आप एक उगते सूरज को प्रणाम करता है तो एक डूबते हुए सूरज को प्रणाम करता है, उसके बाद सजदा करता है। एक ट्रेडिशनल में रहना चाहता है तो दूसरा टेक्निकल में रहना चाहता है। एक को आज़ादी चाहिए, एक को एक पर्दे में रहना चाहता है। तो मानसिकता में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस वजह से ये सब चीज़ें आती हैं और हम किसी के ऊपर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। और लव तो आधिपत्य नहीं जमाना चाहता, और लव तो समाना चाहता है ना किसी में। आप समा जाएं किसी में, आप किसी के ऊपर हुकूमत ना करें। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो ये जो घटना हुई है, वो तो आधिपत्य की घटना है, वो तो जोर ज़बरदस्ती की घटना है। वो तो इसमें जो जिहाद को भी मतलब जिहाद नाम को भी शर्मसार किया हुआ है उन्होंने। तो जिहाद के कारण जो मतलब जो एक अंधविश्वास लेके चल रहे हैं, अंधविश्वास जो लेके चल रहे हैं, तो उसके कारण उसका ये परिणाम है। और ये एक्चुअल में मुस्लिम समुदाय की ये संस्कार, देखिए किसी भी चीज़ के गलत नहीं होते। कुरान में एक भी लाइन, एक भी शब्द आप मेरे को ये बता दीजिए कि किसी कौम के खिलाफ हो, किसी समाज के खिलाफ हो, किसी देश के खिलाफ हो। एक भी लाइन, एक भी वर्ड आप बता दीजिए। नहीं, सिर्फ कुरान में सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात बोली गई है, ईमान की बात बोली गई है, और ईमान बोलता है कि सही करिए। लेकिन कुरान गलत नहीं है, लेकिन हम पढ़ने वाले जो हैं वो हम अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से पढ़ते हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल के हिसाब से मुस्लिम समुदाय चल रहा है, ट्रेडिशन के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से नहीं चल रहा है, आज की सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है। आज आप मदरसे में आप भेजना चाहते हैं, लेकिन आज की जो आपकी नीड है, जो ज़माने के साथ नीड है, वो स्कूल में, कॉलेजेस में और उच्च शिक्षा में पढ़ने की नीड है। आप आज की जो नीड है वो पर्दा में रहने की नहीं है, खुले वातावरण में अपने को एक्सपोज करने की डिमांड है। तो वो आप कर नहीं रहे हैं। आप उच्च शिक्षा दे नहीं रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे शिक्षा नहीं उच्च शिक्षा पा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि वो विश्वास नहीं, अंधविश्वास की तरफ जाएंगे। जब आपको तौलने की क्षमता ही नहीं है, तौलने की क्षमता सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकती है, वो है शिक्षा, और आपको तौलने की क्षमता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप बेसिक नेचर ही इंसान का यही रहता है कि वो अगर पॉजिटिव चीज़ों को नहीं जानता है तो नेगेटिव चीज़ के पास ही जाएगा, क्योंकि अंधेरा विद्यमान है, लेकिन जब सूरज उगता है तब उजाला होता है। अगर मान लीजिए कि सूरज अगर हटा दिया जाए तो अंधेरा है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, सूरज को लाना पड़ता है, पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है, नेगेटिविटी अपने विद्यमान में रहती है। तो हमें शिक्षित करना इस कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मदरसे से ज़्यादा आप अगर स्कूलों में ज़्यादा विश्वास रखेंगे तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मदरसे में जो पढ़ाई करवाई जाती है कौम के प्रति और संस्कारों के प्रति वो छोड़ देना चाहिए, नहीं, उसको साइड बाय साइड रखिए, आप सिखाइए, लेकिन मेन जो शिक्षा देनी है वो शिक्षा देंगे तो मुस्लिम समुदाय को खुद को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे कौम को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तीसरे कौम को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो सही चीज़ है वो कर पाएंगे। अभी आपने पर्दे की बात की और मदरसे की बात की, तो मैं क्योंकि खुद मुस्लिम कौम से हूँ तो आपको बताना भी चाहूँगी, इसमें आपकी राय जानना चाहूँगी, आपकी क्या राय है अपनी पर्सनल। क्योंकि जब मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के लिए बोला जाता है कि वो हिजाब पहनती हैं या वो, तो उन पे कोई प्रेशर फैमिली का नहीं होता है कि वो उनको हिजाब पहनना ज़रूरी है बचपन से, क्योंकि उनको पर्दे में रहने के लिए बोला जाता है, गैर लोगों के सामने से आने से उनको रोकने के लिए उनकी मंशा होती है कि हमको किसी के सामने नहीं जाना है, वो उन पे कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन ये एक मुद्दा बनाया जाता है कि उनका नकाब हटाओ, हिजाब हटाओ,
तभी हम उनको स्कूल में आने देंगे, प्रवेश करने देंगे। और दूसरी बात मदरसे की किया आपने, तो मदरसे में जैसे क ख ग होता है वैसे अलिफ बे ते होता है। जब हम क ख ग नहीं पढ़ेंगे तो पूरी पाठशाला का पाठ कैसे पढ़ेंगे? तो मदरसे को दूसरे तरीके से तौल कर देखा जा रहा है। मदरसे में गलत ही बात सिखाई जाती है, मदरसे में उग्र होना सिखाया जाता है। ये ऐसा चर्चाओं में भी है और ये अहम मुद्दा भी रहता है, देश की राजनीति बोलो या प्रदेश की राजनीति में बोलो। इसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसे को गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मदरसे के कारण जो आप अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं वो उससे वंचित हो रहे हैं, इस वजह से गलत बोला जा रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप अगर सिर्फ चावल खा रहे हैं तो आपको चावल खाना गलत नहीं है, लेकिन दाल भी खाना जरूरी है, सलाद भी खाना जरूरी है, और जो पौष्टिक जो सब्जियां हैं वो भी खाना जरूरी है, चपाती भी खाना जरूरी है। उस चीज़ से आपको वंचित रखा जा रहा है और आपको बोले कि सिर्फ आप चावल खाइए। तो चावल से सिर्फ आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, क्योंकि आपको बैलेंस डाइट चाहिए, तो दूसरी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। मैंने ये नहीं बोला है, या जो सही सोच जो है वो मैं ये कह रहा हूँ कि सही सोच किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करवाती है जो सही चीज़ें हैं। हम मदरसे का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो आज की डेट में ज़रूरी है वो चीज़ को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मुस्लिम कौम जो है वो पिछड़ते जा रही है। जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल पे चलेंगे मान लो, और आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज अगर आपके पास मोबाइल है, वो टेक्नोलॉजी है, अगर आप वही पुराने ढर्रे पे अगर फ़ोन पे ही चल रहे हैं तो आप कहाँ रहेंगे बताइए? फ़ोन का आप लोग मतलब हम लोग ये समझ जाते हैं, मुस्लिम समुदाय ये समझ जाती है कि हम फ़ोन का विरोध कर रहे हैं, तो हम फ़ोन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी मोबाइल लीजिए ताकि हमारा कम्युनिकेशन भी जो है वो अच्छा हो सके। हमारा मदरसे से कोई भी विरोध नहीं है। हमारा स्कूलों में जाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आप स्कूल में भेजेंगे तो हम एक समाज के जो एक अच्छे प्राणी हैं वो बन सकेंगे। तो वो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से। और जैसे आपने हिजाब बताया, तो देखिए जैसे हम जो संविधान हमारे को बोलता है कि हम पगड़ी पहन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम बुर्का लगा सकते हैं, तो वही संविधान हमारे को जो संविधान हमारे को बोलता है कि हम हाथ घुमा सकते हैं, तो वही संविधान हमारे को बोलता है कि आप हाथ घुमा सकते हो लेकिन वो दूसरे को लगना नहीं चाहिए। अगर वो दूसरे को लगेगा तो आप हाथ नहीं घुमा सकते। तो वो अगर मान लो कि आपको संविधान अगर ये बोलता है कि बुर्का पहन के आना है, तो वही स्कूलों में अगर या आपके जो ऑफिस है, मान लीजिए आप अपना संविधान अगर करते हैं कि मेरे ऑफिस में अगर एंटर होना है तो जूते उतार के एंटर होना पड़ेगा, तो क्या ये गलत है? लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो संवैधानिक हक है कि मैं जूते पहनूंगा। आप जूते पहनने का आपको संवैधानिक हक है, लेकिन जिस घर में आप जा रहे हैं तो वो उस घर का मालिक है। उस घर के मालिक के हैसियत से उसको भी ये हक है कि मेरे घर में जूते बाहर उतार के आया जाएगा। तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। अगर आपको जूते नहीं उतारना है तो आप उनके घर के अंदर मत जाइए, आप वहाँ उस घर में जाइए जो मतलब जूते पहन के आपको अंदर एंट्री करवा रहा है, उनके घर जाइए, उस दुकान में जाइए। आपको कौन बोलता है? तो ये गलत नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। जी, थोड़ा धार्मिक, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा। क्या हिंदू और मुस्लिम लड़के और लड़कियों की शादी होना चाहिए, या इसको गलत कितना मानते हैं? देखिए, गलत मानसिकता जो होती है, मानसिकता जो है, संस्कार जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। इस वजह से सभी चीज़ें अभी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक संस्कार बोलता है, एक बोलता है कि उगते सूरज को प्रणाम करना चाहिए, एक बोलता है डूबते सूरज में सजदा करना चाहिए, एक बोलता है कि
ट्रेडिशनल अपनाना चाहिए, एक बोलता है टेक्निकल अपनाना चाहिए, एक खुले विचारों का है, एक प्रोटेक्ट विचारों का है, एक एग्रेसिव है, एक क्षमा को ज़्यादा तवज्जो देता है, एक बोलता है कि मैं आज़ादी मैं देना चाहता हूँ, और दूसरा बोलता है कि मैं प्रोटेक्ट में रखना चाहता हूँ, मैं अपने उसमें रखना चाहता हूँ, अपने दायरे में रखना चाहता हूँ। तो ये मानसिकता का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक राइट टू लेफ़्ट लिखता है, एक लेफ़्ट टू राइट लिखता है, एक सिर्फ मूछी रखता है, दाढ़ी नहीं रखता है, एक दाढ़ी रखता है और एक मूछी नहीं रखता है। तो ये मानसिकता एक पर्दे में रहना चाहता है, एक खुले में रहना चाहता है। तो ये मानसिकता का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो और अगर मान लीजिए कि लड़का और लड़की इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि वो क्षणिक सभी चीज़ें देख के ना करें, डिसीजन ना लें, और अगर वो एक परिपक्व हैं दोनों जन, तो वो अगर उसके हिसाब से अगर मान लो शादी करते हैं तो ठीक बात है, नहीं तो मानसिकता में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, संस्कारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये हमारे को देखना पड़ेगा। और अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। संविधान कभी भी किसी को भी किसी कौम के साथ जुड़ने से या शादी करने से नहीं रोकता है। संविधान सिर्फ ये बोलता है कि आप सही उम्र के हैं, सही मानसिकता आपकी है कि नहीं है, उसके हिसाब से ही आप काम करिए। आपने बोला संविधान नहीं रोकता है। जब अपना मन बना लिया किसी ने, शादी किसी भी कास्ट में करना हो, दिल आ गया, या अगर वहाँ पर लव जैसा अफेयर जैसा मामला हो, तो लेकिन इसको धार्मिक और राजनीति को मिला करके, इस परिप्रेक्ष्य में इसको मुद्दा बना करके अक्सर कर इसकी राजनीति रोटी सेकी जाती है। अक्सर इसको लव जिहाद का नाम देकर, कहीं इसको बगावत का नाम देकर, कहीं और भी आतंकवादी और कई तरह का नाम देकर इसको गलत ठहराया जाता है। इसकी राजनीति रोटी सेकी जाती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कौम के ऊपर सवाल अगर उठाता है तो वो गलत है, लेकिन कोई सही चीज़ के ऊपर अगर सवाल उठाता है और गलत अगर कोई चीज़ हुई है और उस पर अगर वो सवाल उठाता है तो क्या वो सही नहीं है? किसी कौम का विरोध नहीं है, गलत चीज़ों का विरोध है, और गलत चीज़ों का विरोध करना भी चाहिए, भले वो किसी भी कौम के द्वारा हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी कौम के द्वारा हो। अब अगर मान लो कि मैंने पहले ही बोला कि अगर जिहाद के कारण लव किया गया है तो वो तो गलत है ना, और जिहाद समझ में भी नहीं आ रहा है उनको। लव मैरिज हो सकती है, लव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लव भी जो होना चाहिए वो अंधविश्वास में नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, वो जागरूक होके होना चाहिए कि हाँ, विश्वास में आके होना चाहिए कि हम पूरी सब चीज़ों को समझें और उसके बाद हम लव करें, और उसके बाद हमारे को शादी करनी है तो करें। और कोई किसी भी कौम में हम करें, उसकी मतलब अच्छे से जांच पड़ताल करें। अगर हम उसी कौम में कर रहे हैं मान लो, तो उसकी भी मतलब लड़की के बारे में भी जांच पड़ताल करें, लड़के के बारे में भी जांच पड़ताल करें, तब उसके बाद हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं, दोनों के साथ वो करें। और राजनीति में अगर ऐसा, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात बताता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी गलत का विरोध करेगी ही करेगी, और करना भी चाहिए, भले ही वो किसी भी कौम के खिलाफ हो। फिर वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कौम के खिलाफ भले वो खड़ा कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो समाज के लिए सही होगा वो करेगी, और मुखर होकर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो इस बात को बिल्कुल ताक में रखती है कि कितने लोग हमारे विरोध में हो रहे हैं, लेकिन हम सही के साथ में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है और यही मिशन है। मैं अंत में एक बात पूछना चाहूँगी, या अपनी भी राय इसमें रखना चाहूँगी। मैं कहाँ तक सही हूँ या गलत मुझे नहीं पता। ये वर्ग होते हैं, मध्यम वर्ग और भी
लेकिन इसमें अपना जो देखा गया है, जो तबका कह सकते हैं एक शब्दों में, जो ये लव जिहाद हुआ और हिंदू मुस्लिम की शादी को गलत मानना हुआ, ये सब एक तबके के अंदर ही है। लेकिन अगर दूसरा ही तबका है, दूसरा वर्ग ही देखा जाए तो जैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल भी हो रहा है इन दिनों काफ़ी, शाहरुख खान की जो बेटी है वो अमिताभ बच्चन के घर की पौत्र वधू बनने वाली, ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, मैंने देखा भी है। मैं नहीं जान सकती हूँ कि कहाँ तक सही है गलत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादातर जो है मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में इस तरह की अड़चने या फिर ऐसे मामले लव जिहाद वाला ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर मैं फिर बोलना चाहूँगा कि जैसे मुस्लिम कौम है, ठीक है, मुस्लिम कौम के जो संपन्न आप घर देख लीजिए, संपन्न घर देख लीजिए, वो कहाँ पर भेजेंगे अपने बच्ची को और बच्चे को पढ़ने के लिए? बाहर भेजेंगे। आप कॉन्वेंट स्कूलों में भेजेंगे, आप मदरसे में तो भेजेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? जो लोग वहाँ पर मदरसे में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। वहाँ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है जहाँ पर बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, वो वहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है। अब जैसे आप शाहरुख खान की जो बेटी का आपने बोला, तो वो एक ऐसा आपको लगता है कि वो जो परिधान पहनने चाहिए, जो बुर्खा पहनना चाहिए, जो पूरी जो संस्कारों के जो ट्रेडिशनल जो संस्कार होते हैं मुस्लिम्स के, वो ट्रेडिशनल संस्कार पूरे अपनाती है, ऐसा तो दिखा नहीं। तो वो ट्रेडिशनल के साथ टेक्नोलॉजी भी अपना रही है। बिल्कुल उनके घर में उनको संस्कार देते होंगे, कुरान पढ़ाते होंगे, और इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ABCD भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉलेज में भेजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही उस कॉलेज में आप बुर्खा पहन के ना जाएं, लेकिन बुर्खा पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी मानसिकताओं को खोलना। हम अगर अपनी मानसिकताओं को खोलते हैं, मुस्लिम समाज अगर मान लीजिए अपनी मानसिकताओं को खोलता है, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा कि मेरी बच्ची या हमारे घर की महिलाएं पर्दे में रहें। वो अगर आपकी मानसिकता है तो वैसे भी आप पर्दे में, वैसे भी आप अपने हद में रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम समुदाय की जो है वो शिक्षा को लेके है। और आप ये बताइए कि कोई भी कौम हो, अगर वो अशिक्षित है, कोई भी कौम, मैं मुस्लिम कौम की बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी कौम अगर अशिक्षित है तो क्या उनकी उस कौम में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। उनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। उनके खुद के निजी जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? बिल्कुल है। एक मतलब प्रॉब्लमेटिक जो आदमी है वो उस कौम के कारण प्रॉब्लम में नहीं है, उस अपनी खुद की एबिलिटी उसने ऊपर नहीं की है, उसके कारण प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय के सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, और दुर्भाग्यवश मुझे ये बोलना पड़ता है कि ऐसे कम है, क्योंकि संस्कार को बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया हुआ है, अपनी ट्रेडिशंस को हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, टेक्निकल को वो तवज्जो नहीं दे रहे। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी कौम टेक्निकल्स को तवज्जो नहीं देगी, शिक्षा को तवज्जो नहीं देगी, प्रशिक्षण को तवज्जो नहीं देगी, वो पीछे होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तीनों मुद्दों का विश्लेषण आपने बहुत अच्छे से किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे KS चौहान सर, समाज सेवी। उन्होंने काफ़ी सारे समाज के और धार्मिक और राजनीति सवाल जो सभी के मन में थे, मेरे भी मन में थे, उसके जवाब उन्होंने दिए। और लव जिहाद को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी अच्छा विश्लेषण दिया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।